हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लिमिटेड की। इन्होंने इस वीक के शुरू में अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे। रिजल्ट काफी अच्छे रहे, एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे। तो हम इस वीडियो में इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या इसका शेयर हमें लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एचडीएफसी लिमिटेड यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भारत की पहली स्पेशलाइज्ड मॉर्गेज कंपनी थी। इसको 1977 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन आज की डेट में ये सभी फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो यूएस डॉलर में ये 67 बिलियन था 30 सितंबर को। और इसके अलावा अगर इनका स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका एचडीएफसी बैंक में 21.03% हिस्सा है, 49.92% हिस्सा एचडीएफसी लाइफ में है और 52.63% हिस्सा इनका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड यानी कि एचडीएफसी एएमसी में है। और ये तीनों कंपनी ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है भारत में। इसके अलावा जो इनकी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, एचडीएफसी एर्गो जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 49.98% हिस्सा है। इसके अलावा इनकी तीन सब्सिडरी हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, जिनमें की 100% हिस्सेदारी है इनकी। एचडीएफसी सेल्स जिसके थ्रू ये अपने होम लोन्स बेचते हैं, एचडीएफसी क्रेडिला जो कि एजुकेशन लोन में डेडिकेटेड है, और इसके अलावा एचडीएफसी प्रॉपर्टी फंड जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करती है। और अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 72% शेयर्स इसके फॉरेन शेयर होल्डर के पास हैं, यानी कि उनको काफी विश्वास है कंपनी में। इसके अलावा 10% म्यूचुअल फंड के पास, 9% इंडिविजुअल्स के पास, 7% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह के पास, और 2% कॉर्पोरेट के पास हैं। और जो पिछले साल एक एमके ग्लोबल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी मार्केट शेयर के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा हिस्सा जो जितने भी हाउसिंग लोन भारत में दिए जाते हैं वो एसबीआई देता है 24% के आसपास। और एचडीएफसी दूसरे नंबर पे आता है, जिनके की सेकंड नंबर पे लोन दिए जाते हैं हाउसिंग लोन, 17% मार्केट शेयर है इनके पास। अब अगर हम बात करें इनके सेकेंड क्वार्टर के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले अगर इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम को देखा जाए तो वो 13% से बढ़ी, नेट ऑपरेटिंग इनकम भी 13% से बढ़ी, और अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो 32% से बढ़ के 3,780 करोड़ रहा। तो काफी अच्छे नंबर रहे, एस्टिमेट से भी बेटर रहे। और अब अगर कुछ और की फाइनेंशियल नंबर्स को देखा जाए तो इनके जो लोन आउटस्टैंडिंग है 30 सितंबर 2021 को, वो यूएस डॉलर में 80.47 बिलियन है। इनकी अगर 5 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जाए लोन ओरिजिनेशन के मामले में तो वो 16% रही है। इन्होंने आज तक 8.8 मिलियन हाउसिंग यूनिट को फाइनेंस किया, यानी कि 88 लाख हाउसिंग यूनिट्स को ये फाइनेंस कर चुके हैं। इनकी जो कॉस्ट टू इनकम रेशो है वो 8.2% है। और जो इनका अनअकाउंटेड गेन है जो सब्सिडरीज और एसोसिएट कंपनीज में, वो 37.17 बिलियन है। और जो इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखी जाए 5 साल की तो वो 21% की रही है। तो नंबर बहुत ही सॉलिड रहे हैं ईयर ओवर ईयर। तो अब अगर बात की जाए इनके लोन मिक्स की, तो जो ओवरऑल 30 सितंबर को इनके 80.47 बिलियन यूएस डॉलर के लोन्स आउटस्टैंडिंग है, उसका 78% ये इंडिविजुअल को देते हैं, जैसे कि होम लोन, होम इंप्रूवमेंट लोन, होम एक्सटेंशन लोन वगैरह। इसके अलावा 5% कॉर्पोरेट को, 9% कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को, और 8% लीज रेंटल डिस्काउंटिंग को। और अगर इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए जो 80 बिलियन की है, उसमें से 63 बिलियन इनका इंडिविजुअल के पास है और 17 बिलियन नॉन इंडिविजुअल के पास। और अगर ग्रोथ भी देखी जाए तो इंडिविजुअल में 16% है और जो नॉन इंडिविजुअल है वहां पे 5% की नेगेटिव ग्रोथ है। ओवरऑल ये 11% से इन्होंने ग्रो किया है। तो इंडिविजुअल लोन्स को नॉर्मली सेफ माना जाता है, तो ये सेफ लोन्स की तरफ अपनी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और अगर अब बात की जाए कि ये जो लोन देते हैं वो किस इनकम ग्रुप के लोगों को देते हैं, तो अगर वैल्यू टर्म्स में बात की जाए तो हाई इनकम ग्रुप को ये 43% इनके ओवरऑल लोन्स जाते हैं, मिड इनकम ग्रुप को भी 43%, और लो इनकम ग्रुप और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनको 14%। और अगर नंबर टर्म्स में, क्योंकि लो इनकम ग्रुप और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो नंबर टर्म्स में इनके 49% मिड इनकम ग्रुप को जाते हैं, 30% लो इनकम ग्रुप को, और 21% हाई इनकम ग्रुप को।
और इनकम ग्रुप की अगर डेफिनेशन आपने जाननी है तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में वो लोग आते हैं जिनकी जो एनुअल सैलरी है, एनुअल इनकम है, वो 3 लाख से कम होती है। और जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं वो 3 से 6 लाख वाले, मिडिल इनकम ग्रुप में 6 से 18 लाख वाले, और जो हाई इनकम ग्रुप में है जिनकी की 18 लाख से ज्यादा की पर एनम इनकम होती है। इसके अलावा अगर हम इनके लोन मिक्स को थोड़ा और डिटेल में देखें तो इनका 79% जो इंडिविजुअल लोन्स होते हैं वो एम्प्लॉयड लोगों को दिए जाते हैं, 21% जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल्स, तो ज्यादातर इनके सैलरीड लोग होते हैं। इसके अलावा जो एक्विजिशन मोड है 55% ये नॉर्मली फर्स्ट परचेज के लिए लोन देते हैं, 37% रीसेल के लिए और 8% कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो वेस्ट इंडिया में है 36%, उसके बाद साउथ इंडिया में 33%, नॉर्थ इंडिया में 27%, ईस्ट इंडिया में इनका भी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी कम है, 4% के आसपास। तो अब अगर इनके लोन प्रोफाइल को यानी कि लोन क्वालिटी को अगर देखा जाए तो जो इनका एवरेज लोन होता है वो 31,90,000 यानी कि 32 लाख के आसपास होता है। जो एवरेज लोन टू वैल्यू है यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका नॉर्मली ये 69% ओरिजिनेशन पे देते हैं। जो इनकी टर्म होती है वो लगभग ऑन एन एवरेज 11 साल होती है। एवरेज एज जिन लोगों को ये लोन देते हैं उनकी 38 ईयर्स है। इसके अलावा इनका जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी फाइनेंस्ड होता है और रीपेमेंट टाइम इनका अमोर्टाइजिंग होता है। अब अगर इनकी असेट क्वालिटी की बात की जाए तो इनके जो एनपीएल हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो पिछले साल से तो बड़े हैं। पिछले साल वो 1.81% थे जो कि अब बढ़ के 2% हो गए हैं, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां पे कमी देखी गई है। पिछले क्वार्टर में वो 2.24% थे। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो वहां पे 1.37% से बेटर होके वो 1.1% हो गए हैं, और नॉन इंडिविजुअल में 4.87% से घट के 4.69% हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर प्रोविजन की बात की जाए तो इनके पास अच्छा प्रोविजन है, जितना रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा प्रोविजन ये कैरी करते हैं। तो ओवरऑल असेट क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी लगती है। तो अब अगर बात की जाए बोरोइंग्स की कि भाई ये पैसा लाते कहाँ से हैं जो ये लोन देते हैं, क्योंकि ये बैंक तो है नहीं कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इनके यहाँ पे ओपन हो। तो जो इनकी ओवरऑल बोरोइंग्स हैं वो 62.34 बिलियन यूएस डॉलर है, और उसमें से ये जो 35% है वो अपनी जो एफडी इशू करते हैं, एचडीएफसी लिमिटेड की भी एफडी आती है, इनके रेट्स बैंक से ज्यादा होते हैं तो वो ये इशू करते हैं। इसके अलावा 20% इनके टर्म लोन से आता है, 41% इनका डेबेंचर एंड सिक्योरिटीज से आता है, और बाकी 3% एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आता है। तो अब अगर हम इनके इंटरेस्ट स्प्रेड को देखें तो पिछले 6 महीने के अगर हम नंबर देखें तो इनकी ऑन एन एवरेज जो ये इंटरेस्ट कमाते हैं अपने होम लोन से वो 8.1% है। जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो 5.81% है। जो इनका ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन या स्प्रेड होता है वो 2.29% है। और आप देखेंगे कि पिछले काफी टाइम से कंसिस्टेंट रहा है। ये आपको शायद कम लग रहा होगा, लेकिन इनके जो लोन्स का टेन्योर होता है वो काफी लंबा होता है, तो इसलिए ये हाउसिंग सेक्टर में इसको अच्छा ही माना जाता है। और अगर आप देखेंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगातार कम हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, और सिमिलरली इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वहां पे भी कमी देखी जा रही है। और अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इंडिविजुअल लोन्स में ये इनका स्प्रेड कम होता है क्योंकि वो सेफ लोन्स होते हैं 1.93%, और नॉन इंडिविजुअल लोन्स जिनको कि थोड़ा सा रिस्की माना जाता है वहां पे इनका स्प्रेड 3.37% होता है। तो जो भी नंबर अभी हमने पिछले पेजेस में डिस्कस किए वो इनके स्टैंड अलोन नंबर्स थे। अगर हम इनके जो सब्सिडरीज कंपनी है उसके नंबर को भी ऐड कर दें तो आप इस पेज पे इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। और ये सभी नंबर 6 महीने के हैं यानी कि अप्रैल से सितंबर 2021 के, और इसको कंपेयर भी पिछले साल के 6 महीने के नंबर से किया गया है इस पेज पे। तो एचडीएफसी की बात की जाए तो इनको 6,781 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और जो कि पिछले साल से 15% बेटर है। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ में इनको 277 करोड़ का, एचडीएफसी एर्गो में जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है 100 करोड़ का, एचडीएफसी बैंक में 3824 करोड़ का, एचडीएफसी एएमसी से 363 करोड़ का, एचडीएफसी क्रेडिला से 94 करोड़ का। तो आप यहाँ पे सभी देख सकते हैं इनके प्रॉफिट। तो ओवरऑल इनको 10,299 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 25% इनकी ग्रोथ हुई है सभी कंपनीज इनकी सब्सिडरीज को भी अगर मिला के देखें तो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये है कि क्या करंट प्राइस पे इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं।
तो अगर हम इसकी पास परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 59% की रिटर्न दी है, 1 साल में 39% की, पिछले 1 महीने में लगभग 6.5% की। तो हम भी बोल सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में एक रीजनेबल रिटर्न देता है। बहुत ही वॉलेटाइल इनकी रिटर्न्स नहीं होती, लेकिन वहीं पे इसके गिरने के भी चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और अगर रिजल्ट आने के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स देखें तो क्रेडिट स्विस ने 3200, मॉर्गन स्टैनले ने 3340, मैक्वेरी ने 2960, जेफरीज ने 3480 और सीएलएसए ने 3250 इसका टारगेट प्राइस दिया है। अगर हम इसकी एवरेज करें तो लगभग 3250 आता है। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसका भी एवरेज प्राइस 3250 के आसपास आता है, हायर साइड पे 3400 और लोअर साइड पे 1962। जो अभी लास्ट क्लोजिंग हुई है वो 2900 के प्राइस पे हुई है, तो ऐसा लगता है कि अभी ये अपने एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल्स और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये एक लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, इस सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है। हालांकि इनका पी और पीबी रेशो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, रिटर्न इनकी थोड़ी सी उनसे कम है, लेकिन इन दोनों कंपनीज के साइज में बहुत डिफरेंस है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और वो एक स्मॉल टू मीडियम कैप कंपनी बोल सकते हैं हम। तो हालांकि दोनों ही कंपनीज काफी अच्छी हैं, अगर आप दो कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो दोनों ही आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकती हैं, लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो एचडीएफसी, और अगर थोड़ा सा आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बट मेरी ओपिनियन में दोनों ही कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में हो सकती हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और प्रोज की बात करें तो जो भारत की डेमोग्राफिक है, यानी कि 66% पॉपुलेशन 35 साल से कम है, तो वो आने वाले टाइम में अपने घर खरीदेंगे, उनके लिए लोन्स लेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर हाउस होल्ड लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि जो छोटी फैमिलीज हैं, पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब छोटी फैमिली में रहते हैं, तो उनकी भी घरों की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की बात करें तो अभी भारत की जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका 32% सिटीज में रहता है, और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये नंबर 50% हो जाएगा। तो इससे भी घरों की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट्स हैं, उस पर टैक्स बेनिफिट हैं, जो कि हाउसिंग सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाता है। और हमने देखा ही है कि अभी पीछे रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम नॉमिनल जीडीपी की परसेंटेज में मॉर्गेज देखें भारत में तो वो सिर्फ 11% है, और अगर इसको दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये लगभग, जैसे जर्मनी में 45%, यूएसए में 52%, नीदरलैंड में 89% है। लेकिन अगर हम चाइना, थाईलैंड और मलेशिया जैसे कंट्रीज को देखें जो डेवलपिंग हैं, तो वहां पे भी 18 से 34% रहता है, जो कि भारत से काफी ज्यादा है। तो भारत में ये सब भी सिग्नल देते हैं कि अभी बहुत ह्यूज पोटेंशियल है हाउसिंग मार्केट का, और अगर ऐसा रहा और इन्होंने ग्रो किया तो इनके हाउसिंग लोन्स की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर मेरी फाइनल राय पूछी जाए तो मुझे लगता है कि ये शेयर जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और आने वाले 1 से 1.5 साल में ये आपको लगभग 10 से 20% की रिटर्न दे सकता है। हाँ, इनकी रिटर्न बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही सेफ बेट होते हैं, आपको इसमें नुकसान होने के चांसेस काफी कम हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।